हेलो स्टूडेंट्स, मैं रतीश कुमार मेरे YouTube चैनल आर के क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ऑलरेडी हमारा एक लेसन चल रहा है संसाधन एवं विकास, जिसमें हमने संसाधनों के बारे में बात की है कि संसाधन होते क्या है। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करता है, हम उसे संसाधन के रूप में जानते हैं। हमने और ये भी बात कर ली कि संसाधन आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति की देन है, जबकि दूसरे मानव निर्मित संसाधन, यानी कि वे संसाधन जो मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। हम प्राकृतिक संसाधनों में अगर बात करते हैं, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें से सबसे प्रमुख या सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है उसे कहा जाता है लैंड रिसोर्स या भू संसाधन। भूमि संसाधन सबसे प्रमुख संसाधनों में से एक है, क्योंकि जितने भी दूसरे संसाधन जो उपलब्ध हैं हमारी पृथ्वी पर, जिन संसाधनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी रूप में हमको भू संसाधन से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन एक और भी चीज सोचने वाली है। ये तो हम जानते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी समझना होगा कि यह एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन जो एक निश्चित मात्रा में हम लोगों के पास उपलब्ध है, जिसको कम और ज्यादा नहीं किया जा सकता। और हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हमारी जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे जो भू संसाधन की अगर बात करते हैं, इस पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इन सभी संसाधनों की इंपॉर्टेंस को बहुत समझना जरूरी है। आज हम उन्हीं में से एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी हमारी पृथ्वी पर रहने वाले, चाहे जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात करते हैं या वन्य जीवन, जितने भी प्रकार के वन्य जीव जंतु हैं, हम उनकी अगर बात करते हैं, मानव जीवन की अगर बात करते हैं, मानव अपने खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं करता है, चाहे वो प्राथमिक क्रिया हो, चाहे वो द्वितीय हो, तृतीय हो, या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी तो मनुष्य अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज। इसके अलावा परिवहन तथा संचार व्यवस्था पूरी तरह से ये सारे के सारे जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे निर्भर करते हैं भूमि पर, यानी कि भू संसाधन पर निर्भर करते हैं। यही वजह है कि भूमि संसाधन सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन के रूप में जाना जाता है। हम बात करें कि हमारी भूमि पर भू संसाधन पर मुख्य रूप से कुछ विशेष स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इनमें अगर बात करते हैं तो पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, इस प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। अगर हम हमारे भारत की अगर बात करते हैं, हमारे भारत में लगभग 30% हिस्से में अगर बात करते हैं तो लगभग पर्वतीय क्षेत्र है, जबकि 27% भाग पर बात करते हैं तो पठार, जबकि लगभग 43% भाग पर अगर बात करते हैं तो मैदानी भाग फैला हुआ है। इसके अलावा हमारे भारत में द्वीप समूह भी देखने को आपको मिलेंगे, यानी कि हर प्रकार की जो स्थलाकृति है वो हमारे भारत में भी आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं भू संसाधन का उपयोग। हम हमारे भारत में हम बात करते हैं कि हमारे भारत में भूमि का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। हमारे भारत की जब बात करते हैं तो हमारे भारत का कुल जो क्षेत्रफल है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि हमारे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो लगभग 93% है, यानी कि अब हम यहां पर जो बात कर रहे हैं तो लगभग हम 93% जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनके आधार पर अगर बात करें तो कि हमारे भारत में भूमि का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वन। हमारे भारत की कुल भूमि का लगभग 23.3% जो भाग है वो वनों से घिरा हुआ है। हालांकि किसी भी क्षेत्र में अगर बात करते हैं, किसी भी देश में अगर बात करते हैं तो लगभग 33% यानी कि 1/3 जो एरिया है वो वनों से घिरा होना बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे भारत में इनका जो प्रतिशत है वनों की अगर बात करते हैं जो कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लगभग 23.3% हिस्सा ऐसा है जो वनों से घिरा हुआ है। लेकिन इनमें भी अगर हम देखेंगे, हमारे भारत में वनों का क्षेत्रफल ज्यादातर जो वन आपको देखने को मिलेंगे
या तो दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे या उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उन राज्यों में आपको ज़्यादा बनिया क्षेत्र देखने को मिलेगा, जबकि हम उत्तर पश्चिम की तरफ अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको वनों का जो प्रतिशत है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं है बल्कि किसी अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इनमें भी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि हम उस भूमि को कह सकते हैं जो कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, उसमें फर्टिलिटी या उतनी उत्पादन क्षमता नहीं होती है जितनी कृषि कार्यों के लिए जरूरत होती है। ऐसी भूमि हमारे भारत के कुल जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 5.5% ऐसा भूमि है जो बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है। जबकि गैर कृषि कार्यों में प्रयोग भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, ऐसी भूमि को हम गैर कृषि योग्य भूमि के नाम से गैर कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाली भूमि के रूप में जानते हैं। इसका प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो 8.7% ऐसा हमारे भारत में क्षेत्रफल है जो कृषि कार्यों के लिए भूमि इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन वो कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वो किन क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रही है? सड़क, हम विभिन्न प्रकार की एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन के साधनों को आने और जाने के लिए सड़कों का एक तरह से जाल बिछाया जाता है, वहां पर हमारे भारत की बहुत सारी भूमि उन कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बड़े बड़े उद्योग हम स्थापित करते हैं, उन उद्योगों में बहुत सारी भूमि हमारी चली जाती है, बड़ी बड़ी इमारतों का बसाव होता है, नगरों का बसाव होता है, बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाए जाते हैं, रेल मार्गों का विकास होता है। यानी कि ऐसी बहुत सारी भूमि होती है जो भूमि ऐसे क्षेत्रों में यानी कि कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन वो कृषि कार्यों के लिए उपयोग संभव है उनका। तो ऐसी भूमि लगभग 8.7%। उसके बाद हम बात करते हैं पट्टी भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। सबसे पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि ये पट्टी भूमि होती क्या है। पट्टी भूमि हम उस भूमि को कहते हैं जो किसी एक कृषि वर्ष से लेकर 5 कृषि वर्ष तक, यानी कि 1 साल से लेकर 5 साल तक उस भूमि का कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, ऐसी भूमि को हम पट्टी भूमि के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि पट्टी भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है बल्कि किसी अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसमें अगर सबसे पहले बात करते हैं स्थायी चरागाह। चरागाह का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जो पशुओं को चरने के लिए, यहाँ पर बहुत सारी घास फूस हो सकती है जो चरागाह के रूप में इस्तेमाल होती है। जैसे हमारे हिमाचल के क्षेत्रों में अगर बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े चरागाह हैं। इसी तरीके से आपको आसपास के क्षेत्रों में भी ऐसे भूमि देखने को मिल जाएगी जो हमारे पास जो जीव होते हैं उनको भोजन के रूप में चरागाह वाली भूमि है, वहाँ जितनी भी घास होती है उस घास का वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस भूमि को हम कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा उपवनों तथा वृक्ष फसलों के लिए अधीन भूमि, ऐसी भूमि जो आप कह सकते हैं कि उपवन या पार्क के रूप में जो इस्तेमाल हो रही है, या ऐसे क्षेत्र यहाँ पर पेड़ पौधों को लगाया गया है जो कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, ऐसी भूमि भी हमारे भारत में लगभग 1% ऐसी भूमि है जिसका कृषि कार्यों के लिए डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कृषि योग्य बंजर भूमि लगभग हमारे भारत में 4% भूमि ऐसी है जो कृषि के है तो वो बंजर भूमि, लेकिन अगर उस बंजर भूमि में जो कमी है उन कमियों को अगर हम दूर कर देते हैं या वहां पर पानी की उपलब्धता हो जाती है या कोई विशेष प्रकार की दवाओं का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम उस भूमि का कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर बात करते हैं तो ऐसी भूमि का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है पट्टी भूमि। अभी हम बात कर रहे थे कि पट्टी भूमि क्या होती है। यहाँ पर जैसे बताया गया वर्तमान पट्टी भूमि, वर्तमान पट्टी भूमि का मतलब है कि पिछले एक जो कृषि वर्ष है इस पिछले 1 साल में या कृषि वर्ष की अगर बात करते हैं तो उसमें इस भूमि का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि उसको खाली छोड़ दिया गया है। ऐसी भूमि की अगर बात करते हैं तो हमारे भारत की कुल भूमि का लगभग 4.9% भूमि ऐसी है जिसे हम पिछले 1 वर्ष में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जबकि पुरातन पट्टी भूमि का मतलब है कि ऐसी भूमि जो पिछले 1 से लेकर 5 साल तक, यानी कि पिछले 5 सालों में उसमें हमने किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं लिया है।
उसे कई वर्षों से खाली छोड़ा गया है। ऐसी भूमि की अगर बात करते हैं तो 3.6% ऐसी भूमि है हमारे भारत में जिसका किसी भी रूप में पिछले 4 से 5 सालों में हमने कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद है शुद्ध बोया गया अक्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब है कि ऐसी भूमि जो केवल और केवल कृषि कार्यों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, ऐसी भूमि को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के नाम से या नेट शोन एरिया के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत की कुल भूमि जो कृषि योग्य भूमि है उसमें से लगभग 45.5% भूमि की अगर बात करते हैं तो कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इस टॉपिक में अभी हमने जो बात की है कि किस तरीके से हमारे भारत में हमारी जो कुल भूमि है उस भूमि में के जो 93% जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों की अगर बात करें तो कितने प्रतिशत भूमि किन किन कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है ये इसमें बताया गया। तो आशा करता हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जरूर समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, मेरे YouTube चैनल आरके क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।